नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल फिजिक्स ए टू जेड पर। और हम आपके साथ ही पूरन सिंह आपको निरंतर अपने चैनल के माध्यम से फिजिक्स और विज्ञान से संबंधित सभी घटनाएं आपको प्रेषित कर रहे हैं। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए नए आए हैं उनसे अनुरोध है कि वो हमारे चैनल को अति शीघ्र सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड कोई भी वीडियो जिसका नोटिफिकेशन आपको अति शीघ्र से मिल सके। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम टीजीटी विज्ञान से संबंधित और इसके अलावा अन्य सभी एग्जाम्स में जो विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित एक क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं। तो इसलिए बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है क्योंकि इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और आभासी होता है और उतनी ही दूरी बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। सेकंड क्वेश्चन है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है तो दर्पण से प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी। अभी मैंने बताया था जितनी दूरी वस्तु होती है प्रतिबिंब भी ठीक उसी उतनी ही दूरी बनता है, अर्थात इसका उत्तर होगा 10 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। देखिए आवर्धन कितना होगा, क्योंकि बताया था आवर्धन का सूत्र क्या होता है। आवर्धन होता है m बराबर v अपॉन u अर्थात I अपॉन ओ। समतल दर्पण द्वारा वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होती है, इसलिए कितना आएगा आवर्धन 1 आता है। तो इसलिए इसका आवर्धन कितना होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा, अर्थात उत्तर नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और यूज में भी आता है। किसका दृष्टिक्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो देखिए दृष्टिक्षेत्र सबसे ज़्यादा उत्तल दर्पण का होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये सभी मोटर वाहनों जितने भी मोटर वाहन होते हैं सभी के साइड में जो मिरर लगा होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है और पीछे से आने वाली सभी प्रकाश किरणों का ये अधिक से अधिक समावेश कर सकता है जिससे उसका प्रतिबिंब आसानी से दिखाई दे जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। तो ध्यान रखें, फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। दैट इज आंसर होगा आपका सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी अर्थात 12 दूनी 24। तो इस प्रकार से इसकी फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है अर्थात 10। बट कैसा दर्पण है ये, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का, अर्थात कितनी होगी -10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तथा इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अरे भाई वक्रता त्रिज्या दे रखी है, फोकस दूरी निकालनी है, आधी कर दीजिएगा, कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी, लेकिन अवतल दर्पण है तो इसलिए माइनस हो जाएगी, तो इसलिए -6 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने निकट रखने पर, कहाँ रखने पर, निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण कौन सा होगा। देखिए ऐसा सिर्फ एक ही दर्पण होता है, वो भी अवतल दर्पण, जिसमें यदि पास रखोगे तो उसका प्रतिबिंब आवर्धित होगा परंतु सीधा बनेगा और दूर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वो उल्टा बनेगा, यहाँ बनेगा उल्टा।
ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, आभासी होता है और वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, तो इसे देखिए ध्यान से कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करना होगा। तो मैंने बताया था पीछे वस्तु को जो है दर्पण के पास में रखना होगा, अर्थात दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में रखना होगा, तब जाकर के उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। चित्र देख सकते हैं आप इसका, इस प्रकार से मान लीजिए अवतल दर्पण है और इसके पास में ये इसका फोकस बिंदु है, ये इसका वक्रता केंद्र है। आप यहाँ पर एक वस्तु को रख सकते हैं, यहाँ से प्रकाश चलाएंगे पहली मुख्य समांतर, ये फोकस बिंदु से होकर के जाएगी, दूसरी चलाएंगे प्रकाश केंद्र से और ये इस बिंदु से होकर जाएगी। ये किरणें असमांतर है, ये भी ये असमांतर है। जब इन किरणों को पीछे हटाया जाता है तो ये किरणें आपस में इस बिंदु से आती प्रतीत होती है, जहाँ पर इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है जो कि सीधा और बड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 11। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। दर्पण कौन सा होता है, वो केवल उत्तल दर्पण होता है। उत्तल भी हो सकता है और साथ में लेकिन समतल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे उत्तल और समतल दोनों ही आएंगे। उत्तल के बारे में डिस्कस किया जाए तो सभी जितने भी दर्पण लगे होते हैं ड्राइविंग साइड में वे सब में सीधा बनता है और समतल में थोड़ा सीधा बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है। देखिए, उत्तल दर्पण की अगर बात की जाए तो उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, आभासी होगा और सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि टॉर्चों, सर्च लाइटों एवं वाहनों की हेडलाइट में बल्ब का होता है। अरे भाई, बल्ब जो होता है वो फोकस बिंदु के अत्यधिक निकट होता है, ये इसका उत्तर है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सर्च लाइटों में, टॉर्चों में कुछ इस प्रकार से उसकी किरण होती है जो इससे टकराने के पश्चात सीधी हो जाती है और बहुत दूर तक जाती है, इसलिए ये फोकस बिंदु के अत्यधिक निकट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी कि हमें एफ दिया हुआ है वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, अर्थात वस्तु दे रखी है तो यू का मान हो गया -20 सेंटीमीटर। उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फोकस दूरी रखी है -10 सेंटीमीटर और वस्तु दूरी रखी है 20 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आपको दर्पण का सूत्र याद होना चाहिए। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v -1/u। यहाँ पर f का मान -10 रखिए, -1/10। v का मान हमें निकालना है -1/-20, तो ये +20 हो जाएगा। यहाँ से हल करके 1/v बराबर 1/20 माइनस का रहेगा और -1/10। यहाँ से हम इसका मान, v का मान फाइंड आउट कर लेंगे। आइए हल दिखाते हैं इसका। ठीक है, ये इसका हल है, तो इसका उत्तर कितना जाएगा, वो भी 20 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा जाएगा आपका, उत्तर हमारा आया था इसका -20 आया है और -20 का मतलब वस्तु की ओर ही बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, 10 दूनी 20 वक्रता केंद्र पर बनेगा, यानी कि इसका उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है,
इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। देखिए किरण कैसी आपतित हो रही है, लंबवत, यानी कि इस प्रकार से आपतित होती है। तो अपवर्तन कोण क्या होगा भाई, जब किरण लंबवत आपतित हो रही है तो इसमें कोई भी अपवर्तन नहीं होगा, किरण सीधी जाएगी। और अपवर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण होता है। तो यहाँ पर तो कोई कोण बनेगा ही नहीं, उत्तर आएगा आपका 0। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, समझेंगे इसे। इस चित्र में किसी प्रकाश किरण को माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष बी का वर्तनांक, ए के सापेक्ष बी का वर्तनांक, ए एंड बी हमें निकालना है। देखिए जी किरण जा रही है, यहाँ से जा रही है, ये किरण आती है आपकी इस बिंदु पर आती है, तो अभिलंब ये हो गया, इसका कोण कितना हो गया 60, ये आई का मान हो गया। इधर चली गई है, ये हो गया इसका अपवर्तन कोण, यानी कि ये हो गया आर। क्या होता है ए एन बी, क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर, अर्थात यहाँ हो जाएगा साइन 60 अपॉन साइन 45। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन की वैल्यू होती है 1/√2। इसको आप हल कर लें, √3/2 गुणा √2/1। यहाँ पर क्या करेंगे, √2 से गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, √2 से √2 एक कट, 2 से 2 कट जाएगा, √2 बचेगा। तो यानी कि कुल मिलाकर उत्तर आ जाएगा हमारा √3/√2। तो आपका उत्तर कौन सा होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका हल दे रखा, आप देख सकते हैं हल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, यदि एक अपवर्तनांक वाले एक पारदर्शी पदार्थ निर्वात में रखा है, निर्वात से होकर उस पदार्थ में प्रवेश करने वाली एक प्रकाश की किरण सतह पर विचलित होकर अभिलंब से, भाई कैसा वर्तनांक है उसका, पहली बात तो एक है, एक का मतलब क्या है, बराबर है। तो इसमें जो प्रकाश किरण प्रवेश करेगी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर एक ना होकर के 1.33 होता या 1.5 होता तो क्या होता, वो अभिलंब की ओर झुक जाती। तो यहाँ उत्तर आएगा आपका सी, अविचलित रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल 3×8 मीटर/सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 15×8 मीटर/सेकंड हो जाती है, पदार्थ का वर्तनांक है। देखिए पदार्थ का वर्तनांक का फार्मूला क्या है, आप उसको देखिए पहले। तो क्या फार्मूला है कि पदार्थ का वर्तनांक कितना होता है, वायु में प्रकाश चाल बटे माध्यम प्रकाश की चाल। वायु में कितनी है, 3×10⁸ है, माध्यम में कितनी है, 1.5×8 है, ये आपस में कट जाएगी और 1.5 से 3 काटे तो कितना आएगा 2। तो उत्तर कितना है इसका, 2 आया। उत्तर कौन सा गया इसका, डी हो गया। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है, 19वां नंबर है कि वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर/सेकंड है, 3/2 वर्तनांक यानी एन का मान दिया हुआ है वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। देखिए अभी फिर शुद्ध बताया था कि ए एन जी अर्थात अपवर्तनांक क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। इसको हल कीजिएगा, 3 एन का मान कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। वायु में हमें चाल दे रखी है, कांच से पूछिए तो इसको हल कर लेंगे, और 3 से 3 कट जाए, कितना उत्तर आएगा इसका, 2×10⁸ अर्थात इसका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रकार से हम
इसका पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले गोले लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण लेंस संभवतः है, देखिए कहीं दे रखी है -15 और माइनस किसकी होती है, अवतल की है, तो दोनों कौन से होंगे, वो अवतल ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें है उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु रखनी चाहिए। देखिए कैसे करा, लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का वास्तविक उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखनी चाहिए। इसके लिए हम तो इसमें देखिए उत्तल लेंस है, प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बनना है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। इन सब बातों के लिए क्या होगा कि वस्तु को लेंस के फोकस और उसके द्वितीय फोकस के बीच में रखना होगा। फोकस पे ले जाएंगे तो वो अनंत पर बनेगा, 2f पर होगा तो 2f पर ही बनेगा, और फोकस से आगे होगा तो उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी से बोलते हैं में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस को पसंद करोगे। अरे भाई, डिक्शनरी के अक्षर पढ़ने के लिए हमें छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस चाहिए। अवतल तो हमें चाहिए ही नहीं, और उत्तल लेंस चाहिए वो भी छोटे फोकस दूरी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा कैसा बन रहा है, सीधा कैसा बन रहा है, आभासी, तो थोड़ा छोटा। अरे भाई, सीधा आभासी छोटा सदैव बनना है तो वो अवतल लेंस होगा, इसका उत्तर अवतल लेंस होगा, बी उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, एक लेंस से 0.2 मीटर, 0.2 मतलब 20 सेंटीमीटर, मीटर में रहने दो चलो, दूर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। आवर्धन क्या होता है, v/u होता है। ठीक, यह लेंस कैसा होगा। अरे भाई, आवर्धन दे रखा है, हमें u दे रखा है 0.2 मीटर, v निकालिएगा, m का मान रखिएगा, इसमें 0.5 रखेंगे और u का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो u का मान कितना आएगा, यहाँ से v का मान कितना आएगा, 0.1 सेंटीमीटर माइनस का आएगा। ठीक है, फिर v का और u की वैल्यू लेंस के सूत्र में रखिएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ से f की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू हो जाएगी आपकी -0.2 सेंटीमीटर। चिन्ह माइनस का है इसलिए अवतल लेंस हुआ, तो इसके लिए उत्तर होगा आज का बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशीय केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। देखिए वस्तु की कितनी 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कितनी 30 सेंटीमीटर पर। ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई का अनुपात कितना होगा। अरे भाई, मैंने सूत्र बताया है अभी कि आवर्तन क्या होता है, m बराबर v/u बराबर i/o के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की लंबाई, वस्तु की दूरी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो 10/30/10 यानी कि 3 गुना हो जाएगा, अर्थात 1 से अधिक हो जाएगी। ठीक है, लंबाई का कितना होगा, 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, क्षमता होगी। अरे भाई, जानते होंगे कि क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी की उल्टी होती है, जबकि वो मीटर में नापी जाती है। और यदि सेंटीमीटर की बात करें तो 100/f होती है, जबकि हम सेंटीमीटर नापते हैं। तो 100/25, 25 होगा कितने हो गए, 100, 4 आ गया, और मात्रा होता है डायोप्टर, तो उत्तर कितना होगा 4
डायोप्टर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है उसका। एक लेंस क्षमता +1 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? +1 डायोप्टर है, मैंने इसको लिखा है अभी, लेंस क्षमता P बराबर होता है 1 बटा फोकस दूरी होती है मीटर में, तो यहाँ पर भी सूत्र लगा देंगे। तो मीटर में निकालनी है तो एक ही लिख देंगे, एक ही मीटर आ जाएगी। सेंटीमीटर निकालनी है तो उसके आगे 100 लगा देंगे तो कितना 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली सीरीज में। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आप सभी इस वीडियो का फ़ायदा आप भी उठा सके और आपके दोस्त भी उठा सके और हर परीक्षा में आपको ये सीरीज कामयाब बना सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।